दोस्तों, आज हम बात करेंगे डच गोल्डन एज के बारे में। ये वो समय था जब नेदरलैंड्स ने बहुत तरक्की करी और कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ। 17वीं शताब्दी में फैला ये दौर डच रिपब्लिक के लिए सुनहरा दौर था। इस समय में ये छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। ये एक्सप्लोरेशन, ट्रेड, साइंटिफिक डिस्कवरीज और कला के कमाल का दौर था। उनके जहाज पूरी दुनिया में घूमे, ट्रेड रूट्स बनाए और कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कंपनी थी, डच लोगों के इकोनॉमिक पावर की पहचान बन गई। इस समय ऐसे बहुत से कारण एक साथ आए जिससे नेदरलैंड्स दुनिया के सामने आ गया। डच गोल्डन एज की जान थी ट्रेड यानी व्यापार। 1602 में बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा हाथ निभाया। इस कंपनी के पास बहुत सारे शिप्स थे और स्पाइस ट्रेड पर उनका कब्जा था, जिससे नेदरलैंड्स बहुत अमीर बन गया। इस कंपनी ने यूरोप को ईस्ट से जोड़ा और वहां से एक्सोटिक स्पाइसेस, सिल्क और पोर्सिलेन लेकर आई। डच लोगों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। एम्स्टर्डम दुनिया भर के व्यापार का सेंटर बन गया। शहर की नहरें दुनिया भर से सामानों से लदे जहाजों से भरी रहती थीं। डच लोगों का व्यापार करने का जुस्सा और बेहतरीन जहाज बनाने की कला ने उन्हें सी ट्रेड में सबसे आगे ला खड़ा किया। डच गोल्डन एज सिर्फ पैसों और तरक्की का समय नहीं था, बल्कि यह साइंस में भी बहुत बड़े बदलाव का समय था। डच साइंटिस्ट्स और थिंकर्स ने ऐसे डिस्कवरीज किए जिससे दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल गया। ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक थे एंटोनिए वान लेeuwenhoek, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अपने हाथों से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को देखा और उनके बारे में बताया और हमें एकदम नई छोटी सी जिंदगी से रूबरू कराया। एक और मशहूर वैज्ञानिक क्रिस्टियन हुइगेंस ने एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने सैटर्न के छल्लों को डिस्कवर किया और पेंडुलम क्लॉक बनाई, जो उस समय एक बहुत बड़ी इजाद थी। डच गोल्डन एज में कला का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। रेम्ब्रांट वान राइन और जोहानस वर्मियर जैसे महान कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स में उस जमाने की खूबसूरती को उतार दिया। रेम्ब्रांट, जो कि अपनी पेंटिंग्स में लाइट एंड शैडो का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते थे, उन्होंने द नाइट वॉच जैसी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई। उनकी पेंटिंग्स, जिनमें अक्सर अमीर व्यापारी और रईस लोग होते थे, हमें उस समय के अमीर लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्मीयर अपनी पेंटिंग्स में रोजाना की जिंदगी को दिखाने के लिए जाने जाते थे। उनकी पेंटिंग्स जैसे कि गर्ल विद अ पर्ल इयरिंग और द मिल्कमेड हमें आम जिंदगी की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। इन कलाकारों ने और उनके साथ ही और भी बहुत से कलाकारों ने डच गोल्डन एज को कला के इतिहास में एक यादगार समय बना दिया। यादगार समय थी। व्यापार, विज्ञान और कला की इन शानदार कहानियों के पीछे डच गोल्डन एज में कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानियां भी छुपी हुई हैं। एक ऐसी ही कहानी है 1630 के दशक में नेदरलैंड्स में फैले ट्यूलिप के बुखार की। ट्यूलिप, जो कि टर्की से नया नया आया था, बहुत ही कीमती सामान बन गया। उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं और कुछ खास तरह के ट्यूलिप तो एम्स्टर्डम के घरों से भी महंगे बिकने लगे। लेकिन जल्द ही यह बबल फूट गया और बहुत से निवेशक कंगाल हो गए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तरक्की के साथ साथ हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। डच गोल्डन एज भले ही एक छोटा सा समय था, लेकिन इसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। डच लोगों का एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। आर्ट, साइंस और ट्रेड में उनके योगदान ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। एम्स्टर्डम की नहरें, जिनके किनारे उस जमाने के शानदार घर बने हुए हैं,
हमें डच गोल्डन एज की अमीरी और शानदार वास्तुकला की याद दिलाते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत है टॉलरेंस और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का भाव, जो उस समय फला फूला। नेदरलैंड्स पूरे यूरोप से आए थिंकर्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया, जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिला। इसलिए डच गोल्डन एज हमें याद दिलाता है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है अगर उसके पास नए आइडियाज हों और वो खुले दिमाग से सोचता हो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।